प्लीज बैठिए फटाफट। थोड़ा सा देर से हम लोगों ने पिछले वाला सेशन खत्म किया था, इसलिए थोड़ा देर से ये वाला सेशन शुरू भी कर रहे हैं और करीब 5 बजे तक हम लोग के पास समय होगा ये वाले सेशन के लिए। उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट्स पे काम करने की बात है, तो प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशन सोचे थे कि आज हम कर पाएंगे। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो रेडी है अपनी बात कर सकते हैं? कौन से 3 ग्रुप्स होने चाहिए? कौन सा वाला चुनकी का पौधे वाला, ट्रेन वाला और लाइट वाला, ये 3 आज कर लेते हैं ताकि कल अपने लिए थोड़ा सा समय रहेगा। कल बाकी कोई ऐसा है जो कल सुबह जी का जाने का प्लान है? ऐसा कोई नहीं है। कल लंच तक सभी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। तो ये 3 ग्रुप्स तैयार रहेंगे, जिनको हम लोग चाय के बाद, कभी चाय मिलेगी उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। हाँ, तो अगर अपनी एनर्जी बची नहीं तो हम लोग 6:30 बजे एक बार फिर से, जब चाय नाश्ता हो जाता है, 6:30 नहीं होता है, वो 7 ही हो जाता है, तो 7 बजे हम लोग मिल सकते हैं। जो संस्थाओं का परिचय रह गया था सुबह उस काम के बारे में बात करना, तो वो हम लोग थोड़ा 10-10 मिनट आके बात कर सकते हैं। 2 और संस्थाएं चाय के बाद। हेलो, अरे नहीं हेलो, नहीं हेलो, हाँ विजय आपका नाम है ना? बहुत बढ़िया शुरुआत है। थोड़ा होपफुली जोश आ गया खाना खाने के बाद सबको। मुझे 3 तरह के फीडबैक मिले और मैं आज फीडबैक के आधार पर ही आगे बढ़ूंगी। एक फीडबैक था कि आप सब लोग पढ़ाते हैं, तो जब हम जन विज्ञान की बात करते हैं तो आपकी क्या भूमिका है, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा फीडबैक ये है कि एग्जाम्पल्स पर बात होनी चाहिए। और तीसरा फीडबैक ये है कि जो लोगों का अपना ज्ञान है, इस पर मैं बात करूँगी, उसका क्या मतलब है इस पूरे जन विज्ञान के, उसका कोई महत्व है नहीं है, लोगों के ज्ञान का क्या मतलब है। तो मैं पहले शुरू करती हूँ कि आप लोगों की क्या भूमिका है जन विज्ञान में। नहीं, मैं ये, क्योंकि जो पहला बात शुरू हुई है वो इस बात से शुरू हुई है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक मिजाज, जिसको मैंने कहा, जो दृष्टिकोण से मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा व्यापक है, वो पैदा करने में शिक्षकों की क्या भूमिका है। तो और ये भी बात बहुत साफ है कि जब स्कूल के टीचर्स की बात होती है, जो मैं मान के चलती हूँ आप लोगों में से अधिकतर स्कूल में पढ़ाते हैं, और इसीलिए आप लोगों का जब रेफरेंस होता है तो बार बार बच्चे 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 होता है। तो इसका मतलब है कि जब बात हो रही है स्कूलों के संदर्भ की, टीचर्स के संदर्भ की, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स की इससे ज़्यादा व्यापक भूमिका नहीं है, वो भी है, पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि बच्चों के साथ किस तरह का वैज्ञानिक चिंतन का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने का काम किया जाए। तो मेरा जवाब ये है कि वही तो आप लोगों की जो पूरी इस समय यहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है, ये वो वही है। और यही उम्मीद है कि विज्ञान जिस तरह से करना, सीखना यहाँ आप लोगों ने सीखा, या हम जब बात करते हैं विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की HSTP की, तो कल भी जैसे मैंने कहा था कि उसमें जोर बहुत इस बात पे कि वैज्ञानिक पद्धति क्या है, उसको हम शिक्षक जो हैं वो सीख पाएँ, समझ पाएँ, किसके थ्रू, रसायन विज्ञान पढ़ने के थ्रू, एवोल्यूशन पढ़ने के थ्रू, और आप लोग जो 2 दिन से कर रहे हैं एनर्जी, और इसके अलावा जितने भी विषय हैं। तो मैं एक सवाल आपसे
पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये विषय तो शायद पहले भी पढ़ाते रहे होंगे, आपको क्या चीज़, कोई एक चीज़ जो है जो बहुत स्ट्राइक की, जो आपको बहुत हिला दी है, जो कुछ करा, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो परंपरा है विज्ञान पढ़ाने की पहले, उससे फर्क आप कुछ देख पा रहे हैं? कोई एक चीज़ है जो आपको बहुत स्ट्राइक करी? किसी को भी, कोई भी कहे, नहीं तो मैं बताऊंगी कि मुझे किसने कहा। तो मुझे टीचिंग का कुछ इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जब बच्चों के साथ में जाते हैं तो ये प्रतिभा है मुझे परिवार के साथ में है। यदि आप किसी माँ के पास में बच्चा है, यदि उसको पूछते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है, तो बच्चा बोलने की कोशिश करने से मेरे माँ को जल्दी होती है, बोलना बेटा तेरा नाम पप्पू है। तो ये बच्चों में जो बढ़ावा होना चाहिए तो ये देखा नहीं जाता है। जैसे कोई सवाल आप बच्चों को पूछते हैं तो वो अपने दिमाग से सोचने लग जाता है, तो उसके पहले टीचर बोलती है कि कभी कभार गुस्सा हो गया तो बोलती कि ये बोल। तो ये मुझे लगा कि बच्चों की जो क्षमता है वो थोड़ा कम हो रही है इसकी वजह से। वो सोचने में भी उसको पता है मैंने नहीं बोला, टीचर बोल देगी। तो ये दृष्टिकोण से थोड़ा सा पीछे जा रहा है कि यदि उसको सोचने को मजबूर नहीं कर पाते, वो सोच नहीं पाता है। तो यही दृष्टिकोण होना चाहिए जिसे हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट जो कह रहे हैं, कि वो खुद सोचने लगे और वो जो पिछली घटना से उसका संदर्भ लगाए कि जो उससे हुआ है उससे संदर्भ में है या उससे अलग है। तो ये बदलाव मुझे ना थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक उदाहरण चाहिए। जैसे मैं अगर एक उदाहरण लूँ, वो उनका नाम क्या है, युगल है ना? युगल कल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो वो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0.5 आया और हुआ ही इससे। हम बहुत देर तक थर्मामीटर लेके बैठे रहे, इससे कम हुआ ही। और ये बहुत मुश्किल बात है क्योंकि तो 0 होना चाहिए था। तो मेरी बात ही थी 0 क्यों होना चाहिए था, तो उन्होंने कहा हमने पढ़ा है ये 0 होना चाहिए था। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरा तो 0.5 आया, पर ये बड़ा हिलाने वाली बात है कि अब मैं अपनी नोटबुक में क्या लिखूँ, 0.5 लिखूँ या 1 लिखूँ और 0 लिखूँ। और कई लोगों ने 0 लिखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इससे क्या सीखा, क्या आपको समझ में आया विज्ञान की पद्धति के बारे में। तो मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक उदाहरण, और वो बहुत हिले हुए थे कि मैं आपको बता दूँ, मुझे गूगल दिख नहीं रहे यहाँ पे, कि हम सही उत्तर लिखें। वो सही उत्तर है ये कैसे मालूम आपको कि 0 सही उत्तर है और आपने जो किया 0.5 वो सही उत्तर नहीं है, ये कैसे तय होगा? और आपका 0.5 आया, किसी और का 1 आया, किसी और का पता नहीं शायद 0 भी आया। मैं वैसे अब ये टेबल को ध्यान से देख नहीं पाई हूँ। तो ये सब क्यों हुआ? तो ऐसा कोई उदाहरण आपके पास है क्या जो आपको ये प्रयोग करते हुए समझ में आया? जैसे आप ढोलक के उदाहरण से बताइए, आपको सब मालूम था जो स्वाति बोलिए। वैसे वो फ्री फॉलिंग बॉडी का तो सुना ही था और करके भी देखा था। उसको डलान के साथ भी जोड़ के दिया था और गैलीलियो को भी बहुत सारा पढ़ा था, लेकिन फिर भी जो इसको ढोलक के साथ जोड़ दिया और इसको फ्री फॉलिंग बॉडी के साथ जोड़ दिया, वो मेरे लिए वाव मोमेंट था। धीरे धीरे करके ऐसे ऊंचाई से गिरा, इस प्रकार से लेके गया और फिर आज तो जो हुआ वो बहुत ही कमाल था। मोशन को आपने ऊर्जा से जोड़ दिया और काइनेटिक ऊर्जा और स्थित ऊर्जा में लेकर तो लिखा तो था कि ऊर्जा कायम रहती है, लेकिन किस प्रकार से कायम रहती है उसका कारण जो मैंने लिखा था सब अलग था। आज पता चला कि ये स्थित ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों साथ मिल के 0 हो जाती है, अरे यानी एक ही हो जाती है, 0 नहीं, एक संरक्षण होता है। और एवोल्यूशन मतलब क्या मैं मान के चलूं कि जो कुछ यहाँ हुआ वो सब आपको ऐसे ही था, सब कुछ ऐसे ही था, पता था, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसने
पद्धति के हिसाब से या सोच के हिसाब से कहीं आपको खिलाया कि अच्छा ऐसा तो हम नहीं सोचते थे? तो थोड़ा फिलोसफिकल सवाल आया था दिमाग में हाँ। कि 380 करोड़ साल का ये पूरा जर्नी है, और मैं यदि अब उसके हिसाब से खराब सा स्केल बनाऊँ अपने जीवन के लिए 80 साल, मतलब इस लाइक कि एक साल जैसे लंबे समय में 1 सेकेंड, तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, मतलब मैं कितना दुनिया बदल पाऊँगा? तो मैं जो कर रहा हूँ उसको लेकर के मतलब सब गड़बड़ हो गई। तो मतलब दुनिया तो करोड़ों साल में हाँ, बदलती मतलब है, एवोल्यूशन से ये समझ में आया। जद्दोजहद लगा करके कि मैं ये बदलूंगा, ये करूँगा, तो वो थोड़ा तो वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। झकझोर दिया है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कैसे डील करूँ। मतलब वो 380 करोड़ को समझेंगे कैसे? अपना जीवन 80 साल, 80 साल का है। किसी और का मान लिया, दादा परदादा का तो 160 साल या तो हाँ आप बताइए। तो मैं 2 चीज़ें हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत उत्साहित किया। एक तो टीचिंग पैटर्न्स जिस तरह के कि अगर हम मतलब मैं स्टूडेंट की तरह देखूँ तो मेरे टीचर्स के साथ क्या रहा है कि उनके पास एक उनका अपना एजेंडा होता था पढ़ाने का, और वो उसे पढ़ाते थे और बात करते थे। टीचर से वो बात बच्चों तक गई नहीं गई, किस रूप में गई, उनका कंसर्न बहुत ज़्यादा नहीं देखा अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ पर जैसे वो दोलन वाला था तो उसमें मैं फीडबैक मीटिंग में से देखा, तो मैंने ये देखा कि एक टीचर के लिए सवाल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, मतलब उसके बच्चे से भी ज़्यादा, उसके छात्र से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो इसके साथ ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस तरह के टीचर जब डिलीवरी करते हैं तो वे बच्चे के अंदर क्या पैदा करते हैं नया। तो एक ये बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब मैंने कहीं नहीं देखा। और मैं टीचरों के पीछे पढ़ने वाला, मतलब वो भाग रहे हैं और मैं पीछे भाग रहा हूँ, मैं वो बच्चा रहा हूँ, उसके बाद भी ये चीज़ मैं कहीं नहीं देख पाया कि हमारा सवाल उनका कंसर्न है। एक तो ये है। दूसरा है कि वो इवोल्यूशन वाला जो पूरा एक सेशन था उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ मेरे अंदर मौजूद थी कि जो मैंने सामने भी रखी कि सर्वाइवल और इवोल्यूशन ये 2 पैरेलल चलने वाली प्रक्रिया है, इंटरकनेक्टेड है, या ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। तो इस तरह के सवाल तब निकल के आए अंदर से जब उस प्रक्रिया को हमारे जो मेंटर्स हैं उन्होंने उसको उतना एलोबरेट किया, उतना बोला, और हमें वो मौका भी दिया कि हम तो अपनी बात रख सकें। बात रखते रखते ये पता लगा अच्छा इसके अंदर ये भी है। तो हमारी जो पुरानी धारणाएं थी विषय के प्रति, सामान्य धारणाएं एकेडमिक नहीं, वो टूटी। तो फिर एक ये भी स्थिति है कि लेवलेशन बहुत अच्छा था ना, इसलिए वो हम कहीं उसको ढूंढ पाए कि कहाँ पर हम गलत थे। और फिर साथ में ये भी समझ में आया कि विज्ञान को हम सामान्यतः जिस तरह से देखते हैं और विज्ञान का जो अवधारणा से जुड़ा हुआ हिस्सा है उसमें फर्क कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा मान लीजिए मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगी। मैं ये मान के चलूंगी कि आप लोगों का पिछले 7-8 दिन में बहुत सघन वैज्ञानिक पद्धति से साबका हुआ है। स्कूल के स्तर पे क्या किया जा सकता है उसके संदर्भ में, पर मैं आपसे मान लीजिए सबके संदर्भ में एक सवाल पूछती हूँ कि कल को कोई विद्यार्थी या कोई शिक्षक खड़े होकर कहते हैं कि समय से थोड़ा पीछे चले जाते हैं कि कोरोना फैल रहा है और काढ़ा रोज़ पीना चाहिए और काढ़े से बहुत मदद मिलेगी, तो आप ऐसे उसको कैसे डील करेंगे? क्या कहेंगे आप? चुप बैठ जाओ, ऐसे कुछ नहीं होगा, या नहीं ये सही है, काढ़ा पीना चाहिए, रोज़ काढ़ा पियो, क्या करेंगे आप? कि कैसे, या कोई और सवाल, मैं तो एक ऐसे ही मेरे दिमाग में आया तो मैंने रखा। आप एक ऐसी प्रश्न से कैसे एक कक्षा में डील करेंगे जो हो सकता है आप जो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित है, जो ये भी हो सकता है जो आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित नहीं है, तो आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? ये मुझे आप थोड़ा सोच के अच्छा आप सोचते रहिए।
मैं अभी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, आप सोचिए और आप ये भी सोच सकते हैं कि और कोई ऐसे प्रश्न जो सामने आए। देखिए मेरे ख्याल में एक जो मुख्य बात है कि एक तो है कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका समाजीकरण, उसका नहीं, उसका प्रजातांत्रिकरण वो लोगों तक पहुँचे, एक बात ये है। दूसरा है कि कक्षा का माहौल कैसे, जब आप पढ़ाने जाएं तो वो कैसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक बने, और आप विज्ञान पढ़ाते पढ़ाते उसको कैसे कर सकते हैं, और उसके साथ जो आपने खास विषय पढ़ाने के लिए तरीका यहाँ सीखा उसको आप कैसे लागू कर सकते हैं। जैसे युगल के सवाल को लेके उत्तर शायद यही है कि ये समझने की ज़रूरत है कि किताब में 1 क्यों लिखा है और आपका 0.5 क्यों आया, या किताब में एवोल्यूशन के बारे में जो लिखा होता है और यहाँ जो आपने जिस तरह से सीखा। किताब में करोड़ों वर्ष में से वानर से पुरुष इंसान बन गया टाइप जो चीज़ें लिखी होती हैं, और यहाँ आपने किस तरह से सीखा कि एवोल्यूशन है क्या और उसमें कितने सवाल रह गए, तो वो कितना आप वो कक्षा में कर पाएंगे ये निर्भर करेगा इस बात पर कि आप कितना स्कूल में वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं। असल में इस पर ज़्यादा बात हो सकती है कोई उदाहरण लेके, पर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ इससे, क्योंकि स्कूल की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को ऊपर छोड़ती हूँ। बोल बोल हम सबसे कसम खाई है, बोलेंगे माइक पे ही बोलेंगे, और कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं। पिछले दिनों जब कोरोना के बाद शालाएं खुली तो हमारी क्लास स्कूल में 1 से 12 तक बच्चे हैं, तो ऐसे बैठे हुए थे सब, क्या सैटरडे है, बाल सभा करनी है तो चलो कुछ गाना गाएंगे। तो एक छोटे बच्चे ने जो तीसरी क्लास का था उसने हाथ उठाया और उसने कहा मैं गाना गाऊंगा। तो सबने कहा हाँ गा लो, कौन सा गाना तुमने गाया? तो उसने गाना गाया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा आया, और सब बच्चे हंस पड़े उसके ऊपर। उसे बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ये लोग सब हंस रहे, मैं नहीं गाऊंगा आगे। हमने कहा सबको शांत किया, नहीं अब गाना गाओ। और उसके बाद जब उस बच्चे ने गाना गाया तो जिस तरह से एक वो बच्चे बैठकर सोचे थे कि वो फिल्मी गाना गाएंगे या अंताक्षरी खेलेंगे, ऐसा कुछ था। पर जब ये कचरे वाले की बातचीत आई तो सारी बातचीत बदल गई कि क्यों सफाई करनी चाहिए, क्यों यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए, क्यों हाथ धोना चाहिए, और इन सारी बातों के पीछे भी कोरोना की कोई बात उनके सामने आ गई। तो यदि मौका है कि हम अपनी बात को बच्चों तक रख दें, कोई मौका ऐसा हम ढूंढ पाते हैं, तो निश्चित ही हम इस तरह से बच्चों के साथ विषय के अतिरिक्त कुछ बातें कर सकते हैं। और ऐसा मैं तो अपने स्कूल में अक्सर कर लेती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उस मौके को खोती नहीं हूँ। इसलिए भी उस छोटे बच्चे का वो गाना फिर उसके लिए मतलब पूरी स्कूल के लिए बड़ा था कि उसने इतनी हिम्मत करके ये गाना गाया है, कचरा निकालो। फिर कचरा निकालने का मतलब क्या है, कचरा गीला सूखा, ये सारी बातचीत हुई, और इस तरह से उस दिन जो बातचीत थी वो एकदम बदल गई। चलिए बहरहाल ये मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी समझदारी और आपके ऊपर। मेरे ख्याल में ये सब लोग, हम लोग जब ज्ञान शिक्षण शिक्षकों के साथ करते हैं और जो किताबों में विज्ञान है उसको कैसे करना है वो जब करते हैं, तो उसमें कहीं ये उम्मीद होती है कि ये स्कूलों के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शिक्षकों में, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हम सब रिसोर्स पर्सन शिक्षक जो हैं बहुत सही ढंग से इस बात को समझते हैं। तो इन इंटरैक्शंस का मतलब होता है कि उस बात को समझें और उसको आगे आप स्कूलों में पढ़ाएं। मैं इस पे ज़्यादा आगे बात नहीं करूँगी, पर मैं अब आपको मेरा जो मेन मुद्दा है उस पर आती हूँ कि कुछ उदाहरण
अभी पर कल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि ये बताइए कि जन विज्ञान में लोगों ने किस तरह की काम किए, उसके और उदाहरण दीजिए। तो एक तो बात ये है कि जन विज्ञान का जो काम था उसमें ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, कि ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके पास ये सुविधाएं, ये संभावनाएं कम थी या ना के बराबर थी कि वो विज्ञान सीख पाते। तो ये एक तरह से ये मूविंग फोर्स रहा पीछे। तो अब अच्छा, एक बात और है कि याद रखना चाहिए कि जब ये जो उम्मीद रही जन विज्ञान से, ये उम्मीद रही कि इससे जो सोशल ऑर्डर है, सामाजिक व्यवस्था है, ये बदलेगी। तो आज हम सामाजिक व्यवस्था मतलब इससे गरीबी खत्म होगी, इससे जो भेदभाव है वो खत्म होंगे, शांति स्थापित होगी, वगैरह वगैरह। ये जो 4-5 नारे खासतौर से केरल शास्त्र साहित्य परिषद ने दिए, और उसके बाद बहुत लोगों ने उसको माना भी। तो मैं उनके संदर्भ में कुछ उदाहरणों की बात करती हूँ, उसकी साइंस और उसके अलावा उसमें और क्या क्या है। तो जैसे जन विज्ञान में टीबी को लेके बहुत जागरूकता पैदा करने की कोशिश की गई। अब टीबी का एक जो पहलू है वो वैज्ञानिक पहलू है। आप सब जानते हैं क्या वैज्ञानिक पहलू है उसका? बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से होता है। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसको आप टीबी की जो दवाई है उससे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और आज तो कम से कम ये माना जाता है कि टीबी की दवाई उपलब्ध है, और उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाए, दवाई उपलब्ध हो जाए, तो टीबी ठीक हो जाएगा। वैक्सीन भी होती है। तो जो उसका वैज्ञानिक पहलू है वो ये है कि टीबी कोई श्राप नहीं है, टीबी कोई मतलब किसी की किस्मत के कारण टीबी नहीं होता है, जो बहुत बार लोग पहले मानते थे। तो टीबी जो है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जो दवाई से ठीक हो सकता है। ये तो उसके वैज्ञानिक पहलू हो गए। उसके कोई और अन्य पहलू हैं जो आप लोग जानते हैं जो टीबी से संबंधित है? सामाजिक क्या? जिसको होता है उसको घर में भी छुआछूत की तरह देखा जाता है। ऐसा होता है वैसे? अभी भी होता है। संक्रामक रोग संक्रामक रोग है इसमें। और कोई? टीबी होता क्यों है? मतलब किसी को होता है, किसी को नहीं होता। ये कहा जाता है कि टीबी के जो बैक्टीरिया है वो हवा में, खास तौर से जो बहुत सारे लोग क्राउड में हैं तो हर वक्त है, तो सबको तो टीबी नहीं होता। टीबी क्यों होता है? कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। कम से कम न्यूट्रिशन की हाँ न्यूट्रिशन कम होता है। न्यूट्रिशन कम होता है नहीं। काशी है, नहीं, खांसी तो वो तो सिम्टम खांसी है ना, लेकिन कमजोर लोगों को खांसी जो है, जो ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसकी वजह से जो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। पर वो सिर्फ खांसी के कारण होता है और कोई कारण? सब जो खांसते हैं बहुत लंबे समय तक, सबको टीबी हो जाता है? खांसी इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ ठीक है। मैडम, जैसे अलग अलग माइक्रोब्स है, वायरस है, फंगस है, अलगी है, बैक्टीरिया है, ये सब। तो उसमें बैक्टीरिया जो है एक अलग टाइप है, और उसमें जो बेनिफिशियरी है, नॉन बेनिफिशियरी है, वो पैथोजेंस जो लाते हैं ना, रोग लाते हैं, उसको पैथोजेंस कहते हैं। कोई बेनिफिशियरी बैक्टीरिया भी है और कोई नॉन बेनिफिशियरी। तो ये खांसी और टीबी लाने वाला जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों को मतलब कुछ टीबी होता है और सबको नहीं होता है। शरीर में इम्यूनिटी तो है ना, इम्यूनिटी अपनी शरीर में। लेकिन वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? इम्यूनिटी का मामला किस चीज से जुड़ा हुआ है? आप कुछ कह रहे थे। डेवलपिंग कंट्रीज का भी ये प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं उनमें से टीबी है, जो विकसित सो कॉल्ड विकसित
देशों में इतना नहीं होता है, विकसनशील देशों में ज़्यादा होता है। और वहाँ पे भी क्या ये सभी को होता है क्या, अमीर गरीब जो बस्तियों में रहते हैं, क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा है। तो वो एक तो पास रहते हैं तो वो जल्दी फैलता है। मतलब एक घर में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, एक बस्ती में बहुत पास रहते हैं लोग तो होता ही है। और दूसरा कि पोषण नहीं मिलता है तो फिर ज़्यादा चांस है कि इम्यूनिटी कम हो जाए और फिर आप टीबी कैच करोगे। आप सुना है हमारा वहाँ पर लीवर में टीबी हुआ, सचमुच इसमें लीवर टीबी के बैक्टीरिया हवा में ऐसा नहीं होता। टीबी के बैक्टीरिया हम सब में वो एंडोजेनस पड़ा रहता है, एक अपॉर्चुनिस्टिक है, मौका परस चीज़ है। शरीर में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वो अटैक। तो इसलिए ये ऐसा मानना कि एक से दूसरे को मिलने वाला रोग है, आज ये सब में एंडोजेनस है। लेकिन मैम डिपेंड ऑन इम्यूनिटी, आखिर में डिपेंड ऑन इम्यूनिटी पावर है ना सर, डिपेंड ऑन द कंडीशन। जैसे कैंसर का भी होता है ना, सेम वैसे ही। देखिए, जैसे सुशील, मुझे यही मालूम था कि ये नई बात होगी, क्योंकि हमेशा ये कहा गया कि जो बहुत कंजस्टेड भीड़ वाली जगह होती हैं, खासतौर से ये कहा जाता था कि जो बसों में लोग बहुत और जो काम करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह, बात यह है कि टीबी का एक सीधा रिश्ता खाने से, कैसी परिस्थिति में लोग काम कर रहे हैं उससे, कैसी परिस्थिति में लोग रह रहे हैं उससे, एक इसका सीधा संबंध इन चीज़ों से है जो जिनका संबंध आर्थिक और सामाजिक चीज़ों से है। तो जब हम टीबी की साइंस की बात करते हैं, जिसमें सुशील ने कहा और आप लोगों ने कहा कि वो होता किससे है, वो जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करते हैं और बॉडी के आमतौर पे लंग्स पे, पर और बोन टीबी भी होती है, लिवर टीबी भी होती है, पर वो जो परिस्थिति है वो सामाजिक कारणों पर, आर्थिक कारणों पर निर्भर करती है। और ये बात सही किसी ने कही कि बहुत सारे विकसित देशों में जब ये परिस्थितियाँ बदली, जीवन जीने की परिस्थितियाँ बदली, तो टीबी अपने आप स्वतः कम हुई, उसमें इलाज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। इलाज जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर मेरा कहना ये है कि हम जब जन विज्ञान की बात करते हैं तो उसका एक हिस्सा किसी भी समस्या का विज्ञान से लेना देना है, पर उसका एक हिस्सा जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से लेना देना है। हम उसका विज्ञान समझ गए, पर अगर ये परिस्थिति नहीं बदलती है तो उसका विज्ञान समझना अपने आप में काफ़ी नहीं होता है। मतलब वो ज़रूर कोई दिशा देता है, पर अपने आप में काफ़ी नहीं होता है। अब टीबी की जो समस्या है वो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत व्यापक समस्या है, और उस व्यापकता का उसका इतना है कि उसमें भी दो कारण हैं। एक कारण है क्योंकि उसका जो इलाज होता है वो बहुत लंबा होता है, कितने महीने का होता है, और जो लोग मूलतः मतलब ज़्यादातर टीबी से प्रभावित होते हैं उनको लगातार 6 महीने तक आज तक दवाई मिलना संभव नहीं होता है। तो ये पूरा जो स्वास्थ्य की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है, वो ये है कि बहुत व्यापक रूप से टीबी होने के बावजूद भी 6 महीने तक लगातार इलाज मिलना संभव नहीं होता है। और उसके कारण क्या होता है, उसके कारण अब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि वो इलाज काम नहीं करता है, उससे ज़्यादा महंगे इलाज की ज़रूरत होती है, और अब जो है मल्टीपल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वाली टीबी है जिसका इलाज बहुत ही कठिन हो चुका है। तो मैं इस बात आपको जो उदाहरण दे रही हूँ कि ये एक व्यापक रूप से इस बात को जन विज्ञान के लोगों ने उठाया, और जन विज्ञान के लोगों ने इसको न्यूट्रिशन जैसे उससे
रिलेट भी किया, इसको सिर्फ उसके विज्ञान पर नहीं छोड़ा। जैसे मैंने बात की थी टॉनिक की, या जैसे मैंने बात की थी, एक और बहुत बड़ी बात रही इंजेक्शन को लेकर कि ये बहुत व्यापक धारणा है कि इंजेक्शन से रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, कोई भी मतलब कुछ रोगों में तो इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, पर कुछ में इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इंजेक्शन का रिश्ता फिर किससे होता है? इंजेक्शन का रिश्ता फिर पैसों से होता है।